हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 13 और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ नए न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की अगर लेंथ और ब्रेथ इसमें अगर चेंजेस किया जाता है तो यहाँ पर उसका एरिया भी चेंज हो रहा है। सेकंड केस में भी यहाँ पर फिर से लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा सा चेंजेस किया है तो एरिया भी यहाँ पर फिर से चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें इस रेक्टेंगल का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो कुछ इस शेप में होता है। अब ये वाली जो लंबी वाली साइड होती है, बिगर साइड जो होती है, उसे हम कहते हैं लेंथ L, और ये जो स्मॉलर साइड होती है उसे हम कहते हैं ब्रेथ B। तो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमारा हो जाता है A इज़ इक्वल टू L इंटू B। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है और यहाँ पर हमें इस गिवन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं केस 1। यहाँ पर क्योंकि दो केस बन रहे हैं तो अब हम ले रहे हैं केस 1 और दूसरा केस हो जाएगा हमारा केस 2। केस 1 में कहा गया है लेंथ इज़ इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड ईच बाय 2 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है L वो तो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। किससे, यूनिट 2 से। और जो ब्रेथ है वो है आपकी B, वो क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है यूनिट 2 से। तो जो उसका एरिया है वो क्या हो गया है, द एरिया इज़ रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया है उसमें कितना चेंजेस आया है, एरिया में चेंज आया है 28 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी L+2 इंटू B-2 इज़ इक्वल टू A-28। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, द लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट। तो जो लेंथ है उसे रिड्यूस कर दीजिए 1 यूनिट से। ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, जो आपकी ब्रेथ है उसे इंक्रीज़ कर दीजिए 2 यूनिट से। द एरिया इंक्रीज बाय 33 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया है उसे इंक्रीज़ कर दीजिए 33 से। ठीक है, तो अब अगर मैं ये जो A इज़ इक्वल टू L इंटू B था इसे बोल दूँ इक्वेशन 1 और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका L इंटू B प्लस 2B। ओके, फिर ये हो जाएगा आपका -2L और फिर ये हो जाएगा आपका -4 इज़ इक्वल टू A-28। अब ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना L इंटू B, इसका क्या मतलब है, A। तो यहाँ पर इससे ये वाली जो टर्म है वो हो गई हमारे पास कैंसिल। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2B माइनस 2L माइनस 4 इज़ इक्वल टू -28। तो ये हो जाएगा आपका 2B माइनस 2L इज़ इक्वल टू -24। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो B माइनस L इज़ इक्वल टू -12। तो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है ये हो जाएगी B माइनस L इज़ इक्वल टू -12। तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इधर आ जाइए दूसरी तरफ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये B इंटू L प्लस 2L माइनस B माइनस 2 इज़ इक्वल टू A+33। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, B इंटू L A हुआ, ये कैंसिल हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर टर्म बचेगी 2L माइनस B इज़ इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। वो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है फिर। तो यहाँ पर जो B है वो आ जाएगा 11 और जो L है वो आ जाएगा 23। लेकिन हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में पूछा गया था एरिया। तो A इज़ इक्वल टू B इंटू L। तो ये हो जाएगा आपका 253 स्क्वायर
और जो भी यूनिट दी जाएगी वो, यहाँ पर यूनिट नहीं दी गई है तो डायरेक्ट हमने सिर्फ यूनिट लिख दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर देखिए, जब रेक्टेंगल की बात हुई है तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया लिख लीजिए। तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, A इज़ इक्वल टू बी इंटू एल। उसके बाद कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर्स एंड ब्रेथ इज़ डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आते हैं केस 1 पे तो जो एरिया है वो उतना ही रहेगा, लेकिन कब रहेगा, जब आप लेंथ को L को इंक्रीज़ कर देंगे 7 मीटर से और ब्रेथ B को डिक्रीज़ कर देंगे 3 मीटर से। ठीक है, फिर केस 2 में क्या कहा गया, केस 2 में कहा गया है द एरिया रिमेन अनअफेक्टेड, दैट मीन्स एरिया अभी भी सेम है, लेकिन कब सेम है, जब यहाँ पर लेंथ क्या है आपकी डिक्रीज़ हो रही है 7 मीटर से और जो ब्रेथ है वो इंक्रीज़ हो रही है 5 मीटर से। तो ये जो एरिया है ये अब भी सेम है, लेकिन कब, जब L माइनस 7 और ये है हो जाएगा आपका B प्लस 5। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास A इज़ इक्वल टू B इंटू एल माइनस 3L प्लस 7B माइनस 21। तो यहाँ पर इस A से ये वाला A कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3L माइनस 7B इज़ इक्वल टू माइनस 21। ये है इक्वेशन 1, तो ये है आपकी इक्वेशन 2। उसके बाद केस 2 पर आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा A इज़ इक्वल टू B इंटू एल प्लस 5L माइनस 7B माइनस 35। तो यहाँ पर फिर से A से BL कैंसिल और इसे आप लिख सकते हैं फिर माइनस 5L प्लस 7B इज़ इक्वल टू माइनस 35। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करनी है L और B की। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो L है आपका वो आ जाएगा 28 मीटर और जो B है आपका वो आ जाएगा 15 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशंस में क्या आएंगे उसके, L और B। तो वो दोनों ही चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अगर आपको A की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए L इंटू B। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, माना कि X और Y। ठीक है, तो ये जो दो हैं X और Y, इनका क्या है, जो इनकम है उसका रेशियो कितना है, 8:7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो X है वो ज़्यादा कमाई करता है Y के कंपैरिजन में। मतलब देखा जाए तो ये जो आप लिखेंगे ना X अपॉन Y, ये कितना है 8/7। तो इसका मतलब अगर X 8 रुपये कमा रहा है तो Y कितने रुपए कमा रहा है, 7 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो खर्च कर रहे हैं उनका रेशियो कितना है, 19:16। मतलब अगर X जो है वो हर महीने 19 रुपये खर्च करता है तो Y कितना खर्च करता है, Y सिर्फ 16 रुपये खर्च करता है। लेकिन जो भी इन्हें सैलरी मिलती है, जो भी ये खर्च करते हैं, वो सब करने के बाद ये दोनों ही 1250 मतलब 1250 रुपये, इतने रुपए ये लोग हर महीने बचाते हैं। तो अब इनकी इनकम क्या थी वो आपको बतानी है। तो इनकम बताने के लिए सबसे पहले हम इनके एक्सपेंस का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानते हैं लेट देयर इनकम इज़ I। इनकी इनकम को I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो X की इनकम है वो क्या हो जाएगी XI और जो Y की इनकम है वो क्या हो जाएगी YI। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो XI अपॉन YI इज़ इक्वल टू 8/7। ये हो गई इनकी इनकम। अब जो इनका एक्सपेंस है, इनकम I है, और अगर हम इनके एक्सपेंस की बात करें, अगर इनका जो अगर उसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगा E। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं XE अपॉन YE। तो जो एक्सपेंस है वो है 19/16। अब इनकी बात करते हैं सेविंग की। तो जो इनकी सेविंग है
तो सेविंग इनकी क्या है, एस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स की सेविंग या फिर हम बात करें ये जो वाई है इसकी सेविंग की, तो ये दोनों ही सेविंग कितनी है, 1250। ठीक है, तो हमें ये सारी कंडीशन गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी इनकम क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सेविंग जो है यहाँ पर ये तो बता दी है रुपीज़ में, ये रुपीज़ में है, और ये दोनों चीज़ें जो एक्स आई अपॉन वाई आई है या फिर जो एक्स ई अपॉन वाई ई है, ये सारी चीज़ें किस में बताई हैं, ये बताई गई हैं आपको रेशियो में। तो इसका मतलब ये हो सकता है जैसे ये 8000 और ये 7000 कमाता है, अब उस रेशियो में अगर ये खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका खर्च बताया गया, लेकिन जो पैसा बचा वो बता दिया गया यहाँ पर रुपीज़ के फॉर्म में। तो अब हमें निकालना है इनका इनकम। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे सेविंग की। देखिए अगर हम देखा जाए तो जो पूरी सैलरी होती है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि इंसान की जो इनकम होती है एक्स आई, ये उसने कमाया, इसमें से उसने कुछ खर्च किया और कुछ उसने सेव किया। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सेविंग। तो अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो सेविंग क्या हो गई हमारी, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो भी हमने कमाया और उसमें से जो भी हमने खर्च कर दिया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा इनकम। तो हमें यहाँ पर एक्स एस की वैल्यू पता चल गई। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर देखिए एक्स एस कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 1250। एक्स आई इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो इसके लिए क्या मानेंगे हम, यहाँ पर मान लेंगे लेट, यहाँ लिख दीजिए लेट एक्स आई अपॉन वाई आई इज इक्वल टू 8/7, और इन्हें किससे मान लेंगे आप, ये x के टर्म्स में आप इन्हें मान लेंगे 8x/7x, क्योंकि 8 और 7 रुपये तो इनकम है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच कितने रहे हैं 1250 रुपये। तो जो सैलरी है उसमें किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मे बी 1000 से हो रहा हो, तो सैलरी 8000 एंड 7000 हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया 8x और 7x। तो ये जो 1250 रुपये हैं ये क्या हो जाएंगे उसकी इनकम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8x। अब जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए मान लीजिए एक्स ई अपॉन वाई ई इज इक्वल टू 19/16 है, तो इसमें y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो उसका एक्सपेंस है ये कितना हो जाएगा, -19y। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन किसके लिए बनानी होगी, y के लिए। ठीक है, तो y के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो y है, दूसरा जो ये y है ना, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y(s) इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई ई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1250 इज इक्वल टू 7x माइनस 16y। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करना है और यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये जो स्मॉल x है आपका, इसकी वैल्यू आएगी 750, और ये जो y है आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं इनकम की, तो जो इनकम है एक्स आई वो कितनी थी, इनकम को हमने लिखा था 8x, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 750, दैट मीन्स 6000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं वाई आई, वाई की इनकम कितनी है 7x, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 × और ये वैल्यू कितनी है आपकी 750, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5250 रुपीज़। ठीक है, तो x और y इन दोनों की जो इनकम है वो इतने रुपए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न लग रहा है ना, ये मैंने x और ये y ले लिया है, तो इन्हें आप u और v मान लीजिए। मैंने इसीलिए लिख दिया था क्योंकि ये स्मॉल ही थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये स्टार्टिंग में हमने कैपिटल लिए हुए थे और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल, इसीलिए मैंने इन्हें लिख दिया था। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो आप इसे u एंड v से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तब भी ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, आज नहीं प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है, बट एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए एंड बी ईच हैव सम मनी। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, इनके पास कुछ मनी है। तो अब उन दोनों के पास कितनी मनी है इसे मेंशन नहीं किया गया है, तो हम ये मान लेते हैं जो ए है उसके पास मनी है एम ए और जो बी है उसके पास मनी है एम बी। ठीक है, ये मनी उन दोनों के पास है। अब कहा गया है इफ़ ए गिव्स ₹30 टू बी, तो ये भाई ए है और ये बी है। अब इसमें से हुआ क्या कि ए ने जो मनी है वो दे दी है बी को, और कितने रुपए दे दिए हैं? 30 रुपीज़ दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मनी है ए के पास और ये मनी है बी के पास। तो ए ने अपने पैसे में से बी को दे दिए कितने रुपीज़? 30 रुपीज़। तो इसके पास से तो 30 रुपीज़ हो गए कम और इसके पास कितने रुपीज़ हो गए? 30 रुपीज़ बढ़ गए। तो इस केस में क्या हुआ? देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। तो अब ए के पास कितनी मनी हो गई? बी से कम। बी के पास तो हो गया डबल पैसा। बी विल हैव ट्वाइस मनी लेफ्ट विथ ए। तो यहाँ पर पैसा किसके पास ज़्यादा हो गया है? बी के पास। तो अब इस इक्वेशन को जब हमें इक्वल करना होता है तो हम 2 किसकी तरफ लगा देंगे? ए की तरफ। ठीक है, अब सेकंड केस में कहा गया है इफ़ बी गिव्स ₹10 टू ए। अब बी ने क्या किए? उसने ए को पैसे दे दिए। तो ए के पास पहले से ये पैसा था, अब ए को 10 रुपये और मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है उसके पास से 10 रुपये कम हो गए। इस कंडीशन में हुआ क्या? ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज़ लेफ्ट विथ बी। तो अब ए के पास कितना? 3 गुना ज़्यादा पैसा हो गया। तो इक्वेशंस इक्वल करने के लिए 3 कहाँ पर लगाएंगे? बी की तरफ लगाएंगे। अब हम यहाँ से इन्हें अरेंज करेंगे, ये बनेगी हमारी इक्वेशन 1 और ये बनेगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो इन दोनों ही इक्वेशन को अब हम अरेंज करके लिखेंगे और उसके बाद उन्हें सॉल्व करके हम निकालेंगे फिर फाइनल आंसर। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 90। 2ma माइनस एम बी इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बनेगी हमारे पास एम ए माइनस 3mb इज इक्वल टू -40। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन्हें ही रीअरेंज करके लिख दिया है मैंने। ओके, तो अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल पाएंगे एम ए और एम बी की। तो यहाँ से जो एम ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी 62 और जो आपका एम बी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 34। इसका मतलब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ए के पास 62 रुपये थे, 62 रुपीज़, और बी के पास थे हमारे 34 रुपीज़। ठीक है, ये इक्वेशन इसी को अरेंज करके लिखी है। ये इक्वेशन इसे और ये इक्वेशन यहाँ ये रीअरेंज की गई है और उसके बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई है। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ कि ये जो ABCD गिवन है ना, ये सीक्वेंस में गिवन है आपको। मतलब अगर आप कोई भी डायग्राम बना ले क्वाड्रिलेटरल का, कैसे भी बस आपको 4 ही अरेंज कर दिए। अब आप कहीं पर A मान लीजिए, तो जैसे मैंने इसे A माना तो अब इसके तुरंत बाद आएगा B, तुरंत बाद आएगा C और फिर ये आएगा D। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपके एंगल A प्लस एंगल C है ये मिलकर के बनाएंगे 180 डिग्री, और जो आपका एंगल D और एंगल B है, एंगल D प्लस एंगल B, ये मिलकर के बनाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये ओके। तो आमने सामने के मतलब जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल है वो मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं टोटल।
और यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसीलिए दिया गया है कि ABCD ये एक सीक्वेंस में आएंगे, इस तरीके से ABCD लाइन से आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये इस तरीके से एंगल आपके 180 डिग्री बनेंगे। तो यहाँ पर आपको चारों एंगल, वो कह रहा है फाइंड द 4 एंगल्स, ये चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो ये देखिए एंगल A, इसकी वैल्यू कितनी है 4y + 20, ठीक है। एंगल C, इसकी वैल्यू है 4x और ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 4x + 4y = 160 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x + y = 40 डिग्री। ये आ गए आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, उसके लिए ले लीजिए b और d को। तो ये हो जाएगा 3y + 5 + 7x + 5 डिग्री = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7x + 3y = 170 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो x है आपका वो आ जाएगा 15 और जो y है वो आ जाएगा 25। अब क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए इसमें। तो यहाँ से जो आपका एंगल A है वो हो जाएगा 120 डिग्री और जो एंगल C है, तो देखिए जब एंगल A आ गया ना 120 डिग्री, तो C जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो कितना होगा कि दोनों का सम कितना हो जाए 180। तो आप उसे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल B फाइंड आउट कर लीजिए। तो एंगल B है 70 डिग्री, तो अपने आप ही एंगल D कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था करने के लिए, सिर्फ ये याद रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 men and 7 boys ये मिलकर के एक काम कर रहे हैं और उस काम को ये कितने दिन में करते हैं 4 डेज़ में। उसके बाद वही जो सेम काम है इसे क्या कर सकते हैं, वो 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जब उस काम को 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर के कर रहे हों। तो अब ये पूछा गया है कि अगर एक आदमी या फिर एक लड़का इस काम को अकेले करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो मैन को लिखेंगे M से, यहाँ पर मैन को रिप्रेजेंट करेंगे M से और बॉय को रिप्रेजेंट करेंगे B से। तो यहाँ पर 2 आदमी और 7 बॉयज़ इन्होंने मिलकर के काम किया और वो काम कितने दिन में किया 4 डेज़ में किया। इसके बाद 4 men and 4 boys इन्होंने काम किया और इन्होंने उस काम को कितने दिन में कर दिया 3 डेज़ में काम को कंप्लीट कर दिया। अब ये पूछा जा रहा है कि एक आदमी या फिर एक लड़का इस काम को कितने दिन में करेगा। अब इन दोनों ही इक्वेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी हैं, 3 क्वांटिटीज़ है जो आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन इक्वेशन कितनी है 2। तो इसका मतलब ये इस तरीके से तो सॉल्व होगा नहीं कि हमने इक्वेशन ऐसे बना ली और हम इसे सॉल्व कर लें। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें कुछ कंडीशंस माननी होगी। तो हम मानते हैं लेट 1 man डू दिस वर्क। अगर एक मैन इस आदमी मतलब एक आदमी इस काम को करता है, 1 man डू दिस वर्क इन X डेज। अब एक आदमी है जो इस काम को करेगा, लेकिन कितने दिन में करेगा X डेज में। ऐसे ही 1 बॉय डू दिस वर्क इन Y डेज, ठीक है। तो अब आप इसे नॉर्मली ऐसे समझिए, माना कि एक आदमी है, एक मैन है, वो एक काम कर रहा है और मैंने कहा कि वो इसे 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो डेली वो कुछ काम करके जाता है और 5 दिन में वो इस काम को कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम करके जाता है, एक दिन में वो इस काम का 1/5 पोर्शन करके जाता है। अगले दिन वो फिर आया, उसने फिर बचा हुए काम में से 1/5 पोर्शन जो काम करता है ना वो उतना उसने 5 पोर्शन काम कर दिया। फिर उसने अपना वही कैपेसिटी से काम करना शुरू किया, अगले दिन भी उतना ही काम किया। फिर उसने नेक्स्ट डे फिर काम किया, उसने नेक्स्ट डे फिर काम किया। तो फिर जा कर के क्या हो जाएगा आपका 5/5।
तो इसका मतलब वो जो 1 यूनिट पूरा काम था वो अब जाकर के काम कंप्लीट हो गया कितने डेज़ में, 5 डेज़ में। लेकिन ये जो उसने काम को बांटा है ना इस तरीके से, तो काम का जो पोर्शन था वो 5 दिन में काम कर सकता था, तो उसने उसे 5 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। रोज़ एक एक पोर्शन काम वो अपना कंप्लीट करके जाता है। तो यहाँ पर अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक आदमी एक काम को x डेज में करता है, तो एक दिन में डेली वो कितना काम करेगा। तो जब वो 5 दिन में करता था तो वो डेली कितना करता था, 1/5। तो अब यहाँ पर वो आदमी कितना काम करेगा हमारा, 1/x। ऐसे ही वो जो बॉय है वो डेली कितना काम करेगा, 1/y। तो चलिए अब इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 man's 1 day वर्क। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/x। एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/y। तो अब हम आ जाते हैं जो इक्वेशन हमने शुरू में बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन बनाई थी कि 2 आदमी काम कर रहे हैं, ये हैं 2 आदमी, और यहाँ पर 7 बॉय। तो जब 2 आदमी काम कर रहे हैं तो वो कितना काम करेंगे, वो कितना काम करेंगे आपका 2 × 1/x। तो रीअरेंज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × ये जो मैन है, या इंटू का साइन मत लगाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए 2 × 1/x। उसके बाद यहाँ पर है 7 बॉयज़ प्लस 7/y इज इक्वल टू कितने डेज थे, 4 डेज़ में कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं, 4 दिन में इस काम को कर रहे हैं। तो अब ये जो 4 है इसे भी हमें अरेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मैन और 7 बॉयज़ ये मिलकर के काम कर रहे हैं। ये कितने दिन काम करेंगे, ये जब 4 डेज़ काम करेंगे तब जा कर के वो जो पूरा काम है ना, उस पूरे काम को वो कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब तो उस काम को वो पूरा कर पाएंगे। तो वो जो काम है उसे माना जाता है 1 यूनिट। मतलब ये जो काम उन्होंने पूरा किया, इस काम को कहा गया कि अब ये कंप्लीट हो गया, तो वो पूरी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई। तो इस इक्वेशन को हमें इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। फिर से दूसरे नंबर की जो इक्वेशन है उसे लिखती हूँ मैं, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितने हैं, 4 मैन। तो 4 मैन है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/x प्लस कितने बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/y, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 डेज़ हैं, अब इन 3 डेज़ को हमें फिर से क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 मैन और 4 बॉयज़ इन्होंने काम किया। कितने दिन काम किया इन्होंने, 3 डेज़ काम किया। तो जब इन्होंने 3 डेज़ काम किया तब जा कर के वो जो पूरा काम है जिसे हमने माना है 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट कंप्लीट हो गया। जैसे आप इसे ऐसे समझना चाहें कि आपके पास एक पिज़्ज़ा का पीस है, तो ये जो मतलब एक पूरा पिज़्ज़ा है, तो ये जो पिज़्ज़ा है इसे क्या कहा जाएगा कि पूरा पिज़्ज़ा है, 1 यूनिट ही तो कहा जाएगा। जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई एक पिज़्ज़ा दे दीजिए, ठीक है। ये आपने पिज़्ज़ा ले लिया। अब इसे बैठ करके कितने लोगों ने खाया, इसे 4 बॉयज़ हैं, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आ गए 4 मैन। तो इन्होंने बैठ करके इस पिज़्ज़ा को खा लिया। तो कितना पिज़्ज़ा खाया इन्होंने, 1 पिज़्ज़ा खाया। ये थोड़ी ना आप कहेंगे कि हमने पिज़्ज़ा के 8 पीसेस खाए, आप क्या कहेंगे, हमने 1 पिज़्ज़ा लिया था जिसे हमने खा लिया, ठीक है। अब अगर ऐसे ही आपके पास बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है जिसमें कितने पीसेस हैं, अब इसमें आपके पास है 12 पीसेस। यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है आपके पास, उसमें आपके पास 12 पीसेस हैं। तो अब क्या होगा, जब इसमें 12 पीसेस हो जाएंगे, रोज़ आप 1 पीस खा सकते हैं। तो पहले दिन आपने 1 पीस खाए, दूसरे दिन फिर 1 पीस सबने खाया, 4 पीस, तीसरे दिन फिर खाया, चौथे दिन फिर खाया। तो ऐसा करके आपको कितने दिन लग गए, अगर 12 पीसेस हैं तो 3 डेज़ में खा लिया, ठीक है। तो यही यहाँ पर है कि ये जो काम है हमारा, इसे पूरी यूनिट बोला जाता है काम को। तो इस यूनिट को कहते हैं यूनिट 1। तो इन इक्वेशंस को इस तरीके से रीराइट करना पड़ता है। आगे मैं एक और क्वेश्चन लूँगी, उसमें फिर आपको अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन बची हुई है तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो अब ये इक्वेशन हमारी आ जाएंगी 8/x प्लस 28/y इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पर नहीं, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलिए, 1 और 2 तो हम ऊपर दे चुके हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 12/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/x है, 1/x इसे मान लीजिए u, और ये जो 1/y है इसे मान लीजिए v। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8u प्लस 28v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 12u प्लस 12v इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों इक्वेशन को अब करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी u और v की। तो जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1/60, और जो u है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/15। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका x है वो आ जाएगा आपके पास 15 डेज़, और जो y है वो आ जाएगा आपके पास 60 डेज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक मैन अकेला उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, 15 डेज़ में, और जब एक बॉय इस काम को करेगा तो वो कितने डेज़ में करेगा, तब वो करेगा 60 डेज़ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन में ट्राइएंगल दिया गया है, तो ट्राइएंगल में हमें पता होता है कि जो ट्राइएंगल में 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन को पुट करिए, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y। ठीक है, ये आ गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगी वो, 4x प्लस y इज इक्वल टू 182 डिग्री। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन और दी है कि एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3x, नहीं पहले C लिखना है, तो C हो जाएगा आपका y डिग्री माइनस 3x प्लस 2 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू 7 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और यहाँ से x और y इन दोनों की वैल्यूज़ को करिए फाइंड आउट। तो जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगा आपका 25 और जो y है आपका वो आ जाएगा 82। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको बोला गया है तीनों एंगल फाइंड आउट करिए, तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आप A, B और C में। तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएंगे। तो जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। जो एंगल B है वो हो जाएगा आपका 73 डिग्री, और जो एंगल C है आपका वो हो जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो एक बार इसे फटाफट देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए कैसे भी। तो यहाँ पर इन्हें साइक्लिक है, तो ABCD लाइन से लिखिए। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल A एंड C, एंगल A प्लस एंगल C ये कितना है, 180 डिग्री। उसके बाद जो आपके एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कंडीशन पुट करिए। कंडीशन पुट करने के बाद आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी और उन इक्वेशन को कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ पर मैं फटाफट सिर्फ इक्वेशन लिखती हूँ अब डायरेक्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये बनेगी आपकी दोनों इक्वेशन जब आप वैल्यू पुट करेंगे। और इन्हें करने के बाद फिर आप यहाँ से आंसर निकालेंगे। x की वैल्यू आएगी 33 और जो y है आपका वो हो जाएगा 50। ठीक है, तो उन्हें पुट करके आप ABCD फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है, तो अब इसे आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया है एक लड़का है यश, तो उसने एग्ज़ाम दिया है, तो उसे आए हैं 40 मार्क्स आए हैं टेस्ट में। ठीक है, अब वो 40 मार्क्स कैसे आए हैं, वो जब भी कोई राइट आंसर करता है तो उसे मिलते हैं 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, और जब वो कोई गलत आंसर करता है तो उसके 1 मार्क कट जाते हैं। मतलब आपका
ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं MCQ, और उसमें आपसे अगर एक आपने सही आंसर किया तो 3 मार्क्स मिल गए और गलत आंसर कर दिया तो 1 मार्क कट गए। ठीक है, अब अगर ऐसा किया जाए कि हर एक राइट क्वेश्चन पे तो दे दिया जाए 4 मार्क, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर 2 मार्क्स उसके काट लिए जाएं, अगर इस तरीके से उसकी कॉपी चेक की जाती तो उसे 50 मार्क्स मिल जाते। तो अब ये बताना है कि यहाँ पर टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे। अगर सेकंड वाला मेथड हो जाए तो उसे तो फ़ायदा हो जाएगा, उसके तो 50 मार्क्स आ जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन गिवन थे। ठीक है, तो अब हमने माना क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से उसके जो राइट क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर, जो उसके राइट आंसर हैं वो है यहाँ पर X, और जो उसके रॉन्ग है, जो उसके रॉन्ग आंसर हैं वो है यहाँ पर Y। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जितने भी थे तो वो कितने हो जाएंगे आपके X + Y, ये हो जाएंगे आपके टोटल क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन आए जिसमें से उसने X तो कर दिए राइट और Y कर दिए रॉन्ग। ठीक है, अब हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को। तो उसे क्या हुए 3 मार्क्स मिलते हैं किस पर, हर एक राइट क्वेश्चन पे। तो उसके X क्वेश्चन राइट हुए तो उसे कितने मिल गए, × 3 उसे मार्क्स मिल गए। लेकिन जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर उसे Y जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग करके भी आया है, Y के आंसर रॉन्ग है तो Y, लेकिन कितने मार्क कटते हैं 1। तो अगर इस तरीके से चेकिंग हुई तो उसे कितने आंसर मतलब कितने मार्क्स मिले 40। अब जो दूसरा तरीका है, अगर राइट क्वेश्चन पे उसे मिल जाए 4 मार्क्स और मार्क्स उसके कितने कटे रॉन्ग होने पे 2, तो इस कंडीशन में उसे कितने मार्क्स आएंगे 50। तो ये हो गई इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को कर लीजिए अरेंज, तो 2x - y = 25, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कर दीजिए सॉल्व। तो यहाँ से जो x है वो तो आ जाएगा 15 और जो y है वो आ जाएगा 5। तो जो टोटल क्वेश्चन हैं वो कितने हो जाएंगे आपके 15 + 5 दैट मीन्स 20। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। ऐसा ही एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हमने किया है, अब यहाँ पर हॉस्टल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। ठीक है, तो जो हॉस्टल का जैसे रूम का जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड, और जो दूसरा चार्ज है वो खाने का है, जो जितने दिन खाना खाएगा उसे मैश का उतना चार्ज देना होगा। अब एक स्टूडेंट है A, उसने क्या किया 20 दिन उस हॉस्टल में खाना खाया है, तो उसने उस एक महीने के जिसमें रूम रेंट भी इंक्लूड है उसका हॉस्टल का, उसने 1000 रुपीज़ वहाँ पर पे किए हैं। अब एक दूसरा स्टूडेंट है B, जिसने क्या किया है 26 दिन 26 डेज़ उसने क्या किया है खाना खाया है, तो उसने 1180 रुपीज़ हॉस्टल में पे किए हैं। तो अब हमें ये बताना है कि उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड वो कितनी है। देखा जाए तो आप इस क्वेश्चन को देख के ही हल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए 20 दिन के लिए उसने कितने दिए थे 1000 रुपये, और 26 डेज के लिए उसने कितने दिए हैं 1180 रुपीज़। अब देखिए दोनों का इसमें मंथली किराया तो इंक्लूड है, लेकिन ये जो 6 डेज़ का डिफरेंस है ये किसका आ रहा है, फूड का। 6 डेज़ खाना एक्स्ट्रा खाया है उसने, तो अगर उसने 6 दिन खाना ज़्यादा खाया है तो उसने उसके लिए कितना पे किया है 180। तो इसका मतलब अगर वो एक दिन भी खाना ज़्यादा खाता तो उसे कितने रुपीज़ पे करने पड़ते 30 रुपीज़। तो ये जो 30 रुपीज़ है ये क्या हो गया उसका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये तो निकल गई हमारी। अब हमें बताना है कि वो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे आप। तो अब देखो पहले वाले ने कितने दिन खाना खाया था 20 डेज़, तो अगर उसने 20 डेज़ खाना खाया है तो इसका मतलब खाने के कितने रुपए हो गए 600 रुपये, तो इसका मतलब रहने के कितने दिए उसने 400 रुपये। ठीक है, तो आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया, लेकिन अब एग्जामिनर को ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, वहाँ तो सॉल्व करके बताना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज, तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने मान लिया यहाँ पर x। ठीक है, और बाकी जो चार्ज है हमारे वो क्या है
वेरिएबल है, फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड। तो दूसरा जो चार्ज है ना वो फूड का है, तो यहाँ पर हम कह देंगे दूसरा जो है फूड चार्ज। तो जो फूड चार्ज है वो है हमारा वाई। अब पहले बंदे को देखते हैं, तो उससे एक फ़िक्स चार्ज लिया गया, उसके बाद उसने 20 दिन खाना खाया है उसका चार्ज लिया और कितने रुपीज़ ले लिए 1000। सेकेंड वाले से एक फ़िक्स चार्ज लिया, फिर उसने 26 डेज खाया है तो उससे कितने रुपीज़ ले लिए 1180। दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको जो y है वो तो मिल जाएगा 30 और जो x है वो मिल जाएगा 400। तो इसका मतलब ये हो गया आपका फूड और ये हो गया वो फिक्स चार्ज, जो हॉस्टल का मतलब वो रूम रेंट की तरह लेते हैं, ये हो गया वो वाला चार्ज। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले तो देख लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब आपके दो एंगल, जैसे मैंने ले लिया एंगल बी एंड एंगल बी, दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना दें तो इन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये ए और बी दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है। तो अगर ये है हमारा x तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 18। ठीक है, एक एंगल हो गया हमारा x। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो दूसरा वाला 18 ज़्यादा है और ये मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आ जाएगा x + 18 = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 162। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो अगर 81। तो अगर x आपका आ गया 81 तो इसका मतलब ये हुआ जो एंगल A है वो तो हो गया 81 और जो एंगल B है वो कितना हो जाएगा, इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 99। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये जानना था आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब देखिए ये वाला जो काम वाला क्वेश्चन था ना, एक बार फिर आ गया है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर बोला गया है, पहले इसे अलग से कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, पहले रफली इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें कहा गया है 2 वुमेन + 5 मैन, इन्होंने एक काम को कंप्लीट किया, पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, इसे उन्होंने 4 डेज़ में कंप्लीट किया। अब जब 3 वुमेन एंड 6 मैन इस काम को करेंगे तो ये ख़त्म करेंगे इस काम को 3 डेज़ में। अब बताना है हमें 1 वुमेन कब करेगी इसे ख़त्म, या फिर 1 मैन इस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मानेंगे कि लेट अ वुमन, तो जो वुमन है वो जब अकेले करेगी तो कितने दिन में करेगी x डेज़ में, और जो मैन है वो जब अकेले इस काम को करेगा तो वो कैसे करेगा y डेज़ में। अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 एंड 2 है इन्हें हमें करना है रीअरेंज, ये इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन्हें रीअरेंज कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए तो ये जो वुमन है ये 1 डे में वुमन जो है वो 1/x वर्क कर लेगी, और जो मैन है वो कितना काम कर लेगा, वो कर लेगा 1/y वर्क। अब इक्वेशन 1 और 2 को अरेंज करिए तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2/x + 5/y। अब इन सब ने मिलकर के कितने दिन काम किया, 4 डेज़। बस ये 4 उठा करके आपको इस तरफ रख देना है, और ये कितना काम हो गया, ये आपका 1 यूनिट काम हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद काम कितने दिन हो रहा है, 3 डेज़। कौन कर रहे हैं, 3 वुमन + 6 मैन, और इन्होंने पूरा 1 यूनिट जो काम है वो कर दिया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे यहाँ पर, लेट 1/x = u एंड 1/y = v, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन है आपकी वो बन जाएगी 4, उसके बाद ये हो जाएगा 2u + 5v = 1, तो ये हो जाएगा 8u + 20v = 1, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 6 बना लीजिए, 9u + 18v = 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6।
अब यहाँ से इन्हें सॉल्व करिए तो आपके पास वैल्यू मिलेगी u इज़ इक्वल टू 1/36 और v इज़ इक्वल टू आएगा आपके पास 1/18। ये आएगा u इज़ इक्वल टू 1/18 और v इज़ इक्वल टू 1/36। इसका मतलब क्या हुआ, u मतलब वुमन, तो यहाँ पर जो वुमन है वो क्या है आपकी x, तो ये आ जाएगा आपके पास 18। अगर एक वुमन इस काम को करेगी तो कितने दिन में करेगी, 18, और अगर एक मैन इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 36 डेज। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपका फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज पर बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे रिजर्वेशन कराते हैं ना, तो उसके लिए कहा गया है कि जब जैसे कोई इंसान एक अपनी टिकट ले रहा है और एक अपने बच्चे के लिए टिकट ले रहा है, हाफ टिकट, तो अगर रिजर्वेशन में जा रहा है तो होगा क्या, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, अगर उसने हाफ टिकट ली है तो उसे क्या देना होगा, हाफ फेयर देना होगा, किसका, फुल फेयर का। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। ठीक है, तो जो भी किराया है उसका उसे हाफ किराया देना होगा। एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज़ द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। तो होता क्या है कि रिजर्वेशन चार्ज है, उसे सीट चाहिए, तो जो सीट फुल जो टिकट होती है उस पर जो रिजर्वेशन चार्ज लगते हैं वही रिजर्वेशन चार्ज लगेंगे एक हाफ टिकट के ऊपर। इसका मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक जब आपने टिकट ली तो इस टिकट में दो चार्ज इंक्लूड हैं। कौन कौन से चार्ज इंक्लूड है, एक तो वो जो टिकट है उसका चार्ज और एक उसका है रिजर्वेशन चार्ज। तो अगर आप एक बच्चे के लिए टिकट लेते हैं तो आपको जो टिकट की चार्ज है वो तो देनी पड़ेगी T/2, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो देना पड़ेगा पूरा। लेकिन अगर आप एडल्ट के लिए टिकट लेते हैं तो आपको इतना देना है, बट अगर आप बच्चे के लिए टिकट लेते हैं तो आपको इतना देना है। तो अब यहाँ पर कंडीशंस बताई है और उन कंडीशन से हमें फाइंड आउट करना है कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, मतलब जो रिजर्वेशन चार्ज है वो फिक्स है, वो चाहे आप हाफ कराइए या फुल कराइए वो फिक्स है। और ये जो वेरिएबल चार्ज है, जो टिकट का चार्ज है, वो कभी फुल लग रहा है कभी हाफ लग रहा है, ये आपका वेरिएबल है, तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कंडीशंस को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हाँ, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट 216 रुपीज़। एक ने क्या किया, टिकट बुक की है अपनी फर्स्ट क्लास की, तो उसे कितना पैसा देना पड़ा, 216 रुपीज़ देना पड़ा। ठीक है, लेकिन 1 फुल एंड 1 हाफ रिजर्वेशन टिकट अगर उसने कराई तो उसे देने पड़े 327 रुपये। मतलब यहाँ देखिए, जैसे हमने टिकट लिया तो इसमें मैंने कर दिया, एक तो है फिक्स चार्ज और एक है इसमें रिजर्वेशन का चार्ज, ये है हमारा टोटल T। ठीक है, तो जब वो बंदा अकेले जा रहा था तो उसने यहाँ पर अपना फिक्स चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज ये दिया और उसने दिए 216 रुपये। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, वो अपने बच्चे के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर उसने फुल प्लस रिजर्वेशन चार्ज ये तो दिया अपना। बच्चे के केस में क्या दिया, जो ये फिक्स चार्ज है ये आपका डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, मतलब जो फेयर है, फिक्स नहीं सॉरी, जो फेयर है टिकट का वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये फिक्स नहीं, इसे मतलब ये जो F है ये है आपका फेयर किराया, और ये जो R है आपका ये है उसका रिजर्वेशन चार्ज। ठीक है, तो जब वो खुद गया था तो उसने फेयर दिया प्लस रिजर्वेशन चार्ज दिया, तो F प्लस R मिला करके 216 रुपये दे दिए। लेकिन जब बच्चे को लेकर के गया तो F प्लस R ये तो दिया ही, उसके बाद बच्चे का फेयर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस रिजर्वेशन बच्चे का पूरा लगेगा। तो यहाँ पर उसने उस टाइम पे किए 327 रुपीज़। ठीक है, तो इसे अरेंज करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3F/2 प्लस 2R इज इक्वल टू 327। ठीक है, तो इसे और अरेंज करके लिख लीजिए, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1.F प्लस 2R इज इक्वल टू 327। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और वो है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करिए और यहाँ पर फेयर और रिजर्वेशन चार्ज ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि जो फेयर है F वो है 210 रुपीज़। ठीक है, और जो रिजर्वेशन है R वो है आपका सिर्फ 6 रुपीज़। ठीक है,
तो ये हो गए वो दोनों चार्ज जो से पे करने हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ स्टूडेंट है क्लास के, वो क्या कर रहे हैं, वो एक रो में खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से रो बना रहे हैं, कई सारी रो उन्होंने बना ली। इफ़, अब क्या हो रहा है, ये बच्चे जैसे खड़े हो गए रो में, अब कंडीशन बताइए कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, मतलब पहले तो ये रो इस तरीके से बना दी गई, पता नहीं कितनी रो बनाई गई हैं। अब कहा गया है कि हर एक रो में क्या कर दीजिए, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो यहाँ पर एक रो कम हो जाएगी, मतलब अगर पहले हमारे पास 5 रो बन रही थी, तो अब हर एक रो में क्या करिए, +3 स्टूडेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ 4 रो बनेगी, एक रो कम हो जाएगी। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब अगर हर एक रो में से क्या कर दिया जाए, 3 स्टूडेंट को कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब 2 रो ज़्यादा बन जाएंगी। तो पहले 5 बन रही थी, अब कितनी रो हो जाएंगी, 7 रो हो जाएंगी। तो ये कंडीशन गिवन है और इस कंडीशंस को आपको वेरिएबल इक्वेशंस में फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेकर के चलते हैं, हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं। लेट स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, लेट टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स को हमने ले लिया S। ठीक है, लेट टोटल रो, जो हम रो बना रहे हैं टोटल, वो हो गई हमारे पास R। लेट टोटल स्टूडेंट्स इन ईच रो, अब हर एक रो में कुछ स्टूडेंट हैं, तो वो हमने मान लिए SR, इतने स्टूडेंट हैं हर एक रो में। तो कंडीशन हमारी क्या बनी, ये है टोटल स्टूडेंट, इतनी है हमारे पास रो, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, SR, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब क्या कहा उसने, वो ये कह रहा है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी अ 1 रो लेस। तो देखिए स्टूडेंट तो उतने ही हैं, लेकिन क्या किया गया, हर रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा खड़े कर दिए, तो एक रो हो गई हमारी कम। अगली बार क्या किया, स्टूडेंट तो उतने ही हैं, लेकिन हर एक रो में 3 स्टूडेंट कर दिए कम, तो रो हमारी क्या हो गई, एक एक्स्ट्रा। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को रीअरेंज करिए। तो ये हो जाएगा आपका S इज इक्वल टू R इंटू SR प्लस 3R माइनस SR माइनस 3। तो इस वाले S से ये वाली टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3R माइनस SR इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। अब दूसरा इक्वेशन नंबर जो आपका ये 3 है, इसे अरेंज करिए। तो ये आ जाएगा आपका S इज इक्वल टू R इंटू SR माइनस 3R प्लस SR माइनस 3। तो यहाँ पर फिर से वही, ये दोनों कैंसिल आपके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3R प्लस SR इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। ओह, इसमें एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये जो रो है ना, ये 2 रो ज़्यादा हो रही थी, +2। ठीक है, तो ये +2 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2SR, ये हो जाएगा 2SR, और ये हो जाएगा आपका 6। तो अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा SR और R की वैल्यू। तो यहाँ से आपको मिलेगा SR इज इक्वल टू 9 और R इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके, 36। ठीक है, तो ये जो आपका लीनियर इक्वेशंस है, इसका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो मैंने सारे ही कवर किए हैं, बस अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।